हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ये इसके इक्वल तब होता है जब f इज कॉन्टिन्यूस एट x equal to beta, which is beta equal to limit x tends to a g of x। g of x की जो लिमिट होगी उस लिमिटिंग वैल्यू पे आपका f of x कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको इधर देख सकते हो आपका f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। g ऑफ x क्या है आपका, इट इज f ऑफ x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, g ऑफ x आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है तो एक तरीका, अपनी अप्रोच वही पुरानी अप्रोच है हमारी, प्रॉपर तरीके से। इससे बेटर अप्रोच तो कोई है भी नहीं, इससे बेटर अप्रोच कोई है भी नहीं आपके पास। इसके बेटर अप्रोच नहीं है हमारे पास। 0 1 के पास जाना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। क्या करोगे, 0.09 0.009 ऐसे करके आप निकाल सकते हो। आपको मिलेगा LHL 5 के इक्वल। सिमिलरली RHL आपको मिलेगा 6 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ छट जाए तो नीचे वाला ऑलवेज लेफ्ट, ऐसे करके मैंने याद करवाई थी वैल्यूज। अब जो मैंने ये तरीका आप लोगों को बताया था, कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि क्या सर मैं इस तरीके को यूज कर सकता हूं, यस और नो। तो योर आंसर इज लेट अस चेक। तो अगर आप क्या करते हो, मैंने क्या बोला था, अगर f ऑफ x शुड बी कॉन्टिन्यूस एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x की जो लिमिट हो रही है उस पे अगर f ऑफ x कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट को अंदर ले जाता हूं। तो g ऑफ x की लिमिट निकालो पहले आप। अगर x 1 पे जा रहा है तो g ऑफ x कहां जाएगा, x 1 पे जाएगा तो x स्क्वायर भी 1 पे जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 6 पे जाएगा। तो g ऑफ x विल बी टेंडिंग टुवर्ड 6, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब क्या मेरा फंक्शन 6 पे कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूटी मैंने देखो आपको नहीं पढ़ाई है, बट इतना आप लोगों को पता है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए लिमिट की एग्जिस्टेंस। और मैंने आप लोगों को बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दोनों के दोनों फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस नहीं, दोनों से दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इंटीजर्स पे। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटीजर्स पे, इसलिए मैं बोल सकता हूं कॉन्टिन्यूस भी नहीं होंगे। सिंस f of x which is equal to greatest integer function is not continuous at x equals to 6, तो मैं लिमिट को इसके अंदर नहीं ले जा सकता। तो हेयर लिमिट इज नॉट इक्वल टू ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है सर, तो सर फायदा क्या हुआ? फायदा यहां नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्या कहीं और फायदा नहीं हो सकता? एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, इफ आई आस्क यू इसके बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, अब आपको बताना है अबाउट दिस फंक्शन। यू हैव टू टेल मी वेदर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। अब इसको चेक करने का पहला मेथड वही सेम मेथड है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 2। एक्स 1 पे जाएगा तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो। यहाँ पे 1.01 1.001 1.00001 ऐसे करके करके हर बच्चे को दिख रहा है कि ये 1 पे जा रहा है, हर एक बच्चे को क्लियर दिख रहा है कि ये 1 पे जा रहा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो।
इस एफ ऑफ एक्स की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, वो भी 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे करके आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। तो पहला मेथड तो आपके पास यही है जो ट्रेडिशनल मेथड है लिमिट निकालने का। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन होता है, सबसे पहला काम करो अंदर वाले फंक्शन जो की लिमिट निकाल लो। अगर अंदर वाले फंक्शन की लिमिट आ जाती है और बाहर वाला फंक्शन उस लिमिट वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं निकालता हूं इधर लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूं, मुझे साफ पता है x 1 पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओहो 5 ले लो, इधर 5 ले लो, क्योंकि फिर तो पिछले एग्जांपल की तरह इंटीजर पे चला जाएगा ना। ये लो, आ जाओ, एक्स को एक्स 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर भी 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 पे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5, ये पूरी क्वांटिटी जाएगी 2/5 पे, तो इसकी लिमिट क्या आई 2/5। ये हम लिमिट से बात करके देख सकते हैं, इसकी लिमिट आई 2/5, राइट। अब हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2/5। ये कॉन्टिन्यूस है क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, केवल और केवल इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, और नॉन इंटीजर पे वो लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाती है, कॉन्टिन्यूस भी हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब सिंपल सा है हमारा खेल, हमारा लिमिट का क्वेश्चन बन गया बहुत ही इजी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5, इसकी लिमिट आई, इंटीजर लिमिट अंदर भेज दो, और इसकी वैल्यू आई 2/5, 2/5 इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, और हमको लेफ्ट वैल्यू लेनी है, तो आपके आंसर आया 0। समझ आएगा काम कितना आसान हो गया? क्या ये हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब अंदर वाली वैल्यू लिमिट जीएक्स के अंदर वाले फंक्शन की लिमिट कोई इंटीजर ना है। मैंने जब 2 का एग्जांपल लिया था तो लिमिट 1 आ रही थी, तो 1 दोबारा इंटीजर हो जाता, तो बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता इंटीजर पे, तो हम दोबारा ये प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते, फिर हमको यही मेथड फॉलो करना पड़ता। बट जब अगर ये इंटीजर नहीं है, जब अंदर वाले फंक्शन की लिमिट इज नॉट एन इंटीजर, देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, और हमारा आंसर बहुत कम टाइम में सही आंसर, एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आई होप सबको यहां तक क्लियर है, हर एक बच्चे को यहां तक समझ आ रहा है कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को चेक किया है, कैसे चीजों को समझा है। चलिए अब हम सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डोमिनेटिंग फॉर्म। एक पॉलिनोमियल में डोमिनेट क्या करेगा, मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा डोमिनेट करने वाली चीज हमें सीखनी चाहिए लिमिट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इफ x टेंड्स टू 0, अगर x 0 पे जा रहा है, तो जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है दैट विल डोमिनेट। रीजन सोचने वाली बात है, मैंने क्या बताया था आपको, x अगर 0 पे जा रहा है तो 0 1 के बीच में होगा, राइट, छोटी वैल्यू होगी बहुत। जब भी 0 के पास कोई क्वांटिटी जाती है, आप उसकी पावर बढ़ाते रहते हो। आप एक पॉलिनोमियल डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करते हो, a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3 एंड ऐसे सो ऑन, nth डिग्री का पॉलिनोमियल डिफाइन कर लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं मेरा x 0 पे जा रहा है, नाउ इफ आई एम सेइंग माय x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो सोचने वाली बात है, जब मैं उसकी डिग्री बढ़ाऊंगा, पावर बढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंट बढ़ाऊंगा उस नंबर का, तो ऑब्वियसली बात है वो नंबर और छोटा होता रहेगा, और छोटा होता रहेगा। जैसे 0.1 है, 0.1 नंबर की अगर आप पावर करते हो, स्क्वायर करते हो, 0.01 छोटा हो जाता है, क्यूब करते हो और छोटा, 1000 पावर कर दो और छोटा, तो आप डिग्री उसकी एक्सपोनेंट उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो, तो नंबर और छोटा होता जा रहा है। वैसे ही 1 के बड़े नंबर के साथ आप करो ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आप 1 से बड़े नंबर के साथ करो, पर जैसे 1.1 ले लो, 1.01 ही ले लो आप 1.01 की भी अगर डिग्री पावर बढ़ाते रहोगे तो वो नंबर बड़ा होता रहेगा,
एक उसकी पावर बढ़ती रहेगी तो नंबर बढ़ता रहेगा। 1 से बड़े नंबर की अगर आप पावर बढ़ाते हो तो नंबर बड़ा हो जाता है। सिमिलरली उसके छोटे 0 1 के बीच में नंबर के पढ़ाओगे तो वो नंबर और छोटा होता रहेगा, 0 के पास जाता रहेगा। नेगेटिव यहां पे इसलिए नहीं लेते बिकॉज फिर आप पावर डिफाइन करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो x अगर 0 पे जा रहा है तो लीस्ट डिग्री टर्म ऑफ पॉलिनोमियल विल डोमिनेट। ये चीजें बहुत काम आएगी। लीस्ट डिग्री टर्म जो होगी पॉलिनोमियल की वो डोमिनेट करेगी। एंड इन इट्स कंपैरिजन रेस्ट टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। आई होप सबको समझ आ गया हो। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं x मेरा इंफिनिटी पे जा रहा है तो क्या होगा? नाउ इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी so the same concept lies here as well. Then या हाईएस्ट डिग्री, या फिर एक जो प्रॉपर वर्ड है हाईएस्ट डिग्री सही है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनोमियल विल डोमिनेट। नोट्स प्रॉपरली बनाना, मैं चीजें समझा रहा हूं तो साथ साथ लिखवा भी रहा हूं बिकॉज आई नो नोट मेकिंग इज एन आर्ट एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, सभी चीजें लाइफ टाइम माइंड में रहेगी। एंड रेस्ट टर्म्स in its comparison can be neglected. I hope it is clear. अब एक चीज बताओ, मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1000x की पावर 7। नाउ टेल मी ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सी टर्म डोमिनेट करेगी, ये आप देख के बताओ। विच टर्म विल डोमिनेट इन द अबव टर्म क्वेश्चन? सोचो, जस्ट थिंक वंस, कौन सी डोमिनेट करेगी? आप इसमें x को कॉमन ले सकते हो, यू विल गेट दिस टर्म। यू कैन टेक कॉमन x को कॉमन ले सकते हैं हम। अब मुझे बताओ x जब 0 पे जाएगा तो x की वैल्यूज क्या क्या होगी? x जब 0 पे जाएगा तो x की वैल्यू होगी 0.01, 0.0001, ये सारी वैल्यूज होगी। इनकी पावर बढ़ा रहे हो आप तो आप क्या देख पा रहे हो, ये टर्म्स और ज्यादा छोटी होती जाएगी। ऑल दीज टर्म्स आर गोइंग टू बी स्मॉलर देन x। तो क्या देखने को मिल रहा है, हम इस पूरे को लिख सकते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम x के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट वी गॉट यहां पे, ये पूरी क्वांटिटी को हम इग्नोर करके हम केवल 3x लिख सकते हैं यहां से ऊपर वाली टर्म से। आई होप इट इज क्लियर। आई होप सबको समझ आया यहां तक। ठीक है,
ये वाली टर्म बहुत छोटी हो चुकी है, बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, जीरो के पास जा रही है, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और 3x, 3 तो कांस्टेंट है, 3x आपके पास यहां से आ जाएगा। यहां पे आप एक चीज लिख सकते हो, प्रोवाइडेड, वही सेम लॉजिक हमेशा जो पहले भी लगाया हमने, प्रोवाइडेड द पॉलिनोमियल इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन। सेम चीज आपको यहां लिख देनी है, प्रोवाइडेड द पॉलिनोमियल इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन। वो सेम लॉजिक ये हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब पॉलिनोमियल पूरे की पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब आप उसको अलग कर सकते हो, तभी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ही एक कॉन्सेप्ट बताओ, अगर मेरा एक और क्वेश्चन लो, x इंफिनिटी पे जा रहा है, लेट अस टेक x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो क्या क्या आ रहा है मेरे पास, 5x⁴ प्लस 3x 20 प्लस 11x। अब देख के बताओ क्या बोल सकते हो आप, वॉट कैन यू क्लेम ओवर हेयर। डायरेक्टली अब हम बात करें, हमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू x⁻20। x⁻20 इज गोइंग टू बी वेरी डोमिनेटिंग थिंग, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। x⁻20 इज गोइंग टू डोमिनेट द होल टर्म। तो क्या आया, ये आपके पास आ जाएगा 3x⁻20। आई होप इट इज क्लियर, आई होप यहां तक सबको समझ आ गया हो। सबसे जो बड़ी पावर है दैट इज गोइंग टू डोमिनेट। ओके, अब एक क्वेश्चन और लिखो चलो। यहां पे केवल फंक्शन ही लिख देता हूं मैं। ये कुछ क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इक्वल है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं किसके सिमिलर लिख सकता हूं, जब x इंफिनिटी पे जाएगा और x मेरा 0 पे जाएगा। पहले केस में x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, 0, एंड सेकंड केस में x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। पहले वाले केस में जब x 0 पे जा रहा है, तो जितनी उसकी पावर बढ़ाओगे वो टर्म और वीक होती रहेगी, ठीक है, और जितनी छोटी जो पावर होगी x की वो स्ट्रांग होगी, डोमिनेट करेगी। तो सबसे छोटी पावर यहां पे ये है, तो आप लिख सकते हो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो कि यही टर्म डोमिनेट करेगी। यही टर्म, एक टर्म लिखने का फायदा क्या हुआ, वो ये डोमिनेट करेगी, मतलब जहां पे ये जो करेगी, जहां ये जाएगी वहीं पूरे एक्सप्रेशन को जाना पड़ेगा, ये स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली के हेड ऑफ फैमिली है आपके फादर या ज्यादा दादाजी या जो भी आपकी फैमिली में हेड ऑफ फैमिली है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया आपकी फैमिली का, तो देर आर, मतलब वही एक आइडियली माना जाए तो वो ही डिसीजन मानने होगा फिर। ठीक है, सिमिलरली हेड ऑफ फैमिली इस वाले एक्सप्रेशन की ये हो गया 3x²। 3x² इज द हेड ऑफ फैमिली, ये बताएगी, ये डोमिनेट करेगी कैसे पूरे एक्सप्रेशन वर्क करेगा। और जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डोमिनेट करेगी, सबसे बड़ी देख लो ये। तो आप लिख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन आपके इसके ही वो होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चंस में। बहुत क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जैम के पेपर में कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और आप कांस्टेंट्स की वैल्यू बताओ, a/b टाइप का लिखा होता है, तो ये बहुत काम आता है। अब आता है कॉन्सेप्ट इफेक्टिव डिग्री का, व्हाट इज इफेक्टिव डिग्री। तो लिख सकते हो इफेक्टिव डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द एक्सपोनेंट, बेसिकली कुछ नहीं होता, पावर होता है ऑफ द डोमिनेटिंग टर्म।
जो टर्म आपकी डोमिनेट कर रही होगी, जो टर्म डोमिनेट कर रही होगी, उसकी जो डिग्री होगी, पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव डिग्री। तो यहां पे इस केस में इफेक्टिव डिग्री क्या होगी हमारी, और इस केस में इफेक्टिव डिग्री क्या होगी? यहां पे 2 हो जाएगी और यहां पे 10 हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया हो, आई होप सबको समझ आ गया हो यहां पे। चलिए भाई, यहां तक सबको क्लियर है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को। राइट अ क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया उसी को यूज करके हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। लेट मी राइट द फंक्शन 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x⁸ x⁸ 9 प्लस x⁸ 12 प्लस 7x। ये फंक्शन आप लोगों के पास है, आपको इसकी लिमिट बतानी है। अब आपको मैंने अभी अभी क्या बताया कि इफेक्टिव डिग्री का कॉन्सेप्ट, पॉलिनॉमियल, ऊपर वाले पॉलिनॉमियल को देखो, पूरे अलग कर सकते हो आप। ऊपर वाले पॉलिनॉमियल को देखो ध्यान से, ध्यान से देखना ऊपर वाले पॉलिनॉमियल को अलग। पहली बात तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम हमेशा अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर, दो अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, जो मैं लिखवाया था ना प्रोडक्ट फॉर्म में, वो है। अब x 0 पे जा रहा है, x 0 पे जाएगा तो मैंने क्या बताया था, डोमिनेट क्या करेगा, सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी पावर यहां से आई, सबसे छोटी पावर आई 3x²। यहां पे x 0 पे जा रहा है, सबसे छोटी पावर 7x। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, या चाहो तो लिख लो प्रॉपरली, लिमिट x टेंड्स टू 0 3/7x, 3/7 लिमिट x टेंड्स टू 0 x, which is 0। So you got your answer 0। I hope it is clear। तो कैसे हमने डोमिनेटिंग टर्म सीख के अपना काम कितना आसान कर लिया है, राइट। अब एक और तरीका करते हैं हम। ये डोमिनेटिंग जो चीज सिखा रहा हूं ना आपको, यकीन मानना ये चीज आपको इतनी काम आएगी जिसकी कोई हद नहीं, जिसके बारे में आप बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, आपको इतना काम आएगा। ये सीरीज में भी काम आएगी आपको, रियल एनालिसिस में सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां भी आपको काम आएगी। 8x³ प्लस 7x² अपॉन 9x प्लस 12x² प्लस 13x³। क्लियर। अब आपको इस फंक्शन की लिमिट बतानी है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो क्या समझ में आया, x इंफिनिटी पे जाएगा, सबसे डोमिनेट ऊपर से हाईएस्ट डिग्री करेगी, नीचे से 13x³, आंसर इज 8/13। आप बोलोगे सर इंफिनिटी को इंफिनिटी से क्या कैसे काटा, काटा नहीं है, x इंफिनिटी के पास जा रहा है तो x क्या है, 1000 लाख करोड़, बहुत ही बड़ा नंबर, ऊपर भी बहुत, उसका भी क्यूब, तो ऊपर भी बहुत बड़ा नंबर, नीचे भी बहुत बड़ा नंबर, तो क्या हो गया, काट तो सकते ही हो ना, नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट नंबर ही तो है, इंफिनिटी के पास जा रहा है तो आएगा तो नंबर ही, इंफिनिटी थोड़ी बन जाएगा। तो यो 8/13। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो आप लोग बचपन में पढ़ते हो। सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट देखो, ऊपर का क्यूब है, नीचे भी सबसे हाईएस्ट, पूरे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट आपका क्यूब ही है, तो उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दोगे तो ऊपर से तो 8 बचेगा, प्लस 7/x प्लस नीचे डिनोमिनेटर में 9/x², 12/x 13, x³ से x³ कट जाएगा। तो जब आपका x इंफिनिटी पे जाएगा तो x बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, और उसका
रेसिप्रोकल एक बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग नंबर, और उस बहुत से बड़े नंबर का जो एक्सपोनेंट हो, जो रेसिप्रोकल होगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल नंबर। तो दिस क्वांटिटी 1 upon x is tending towards 0, 1 upon x will tend towards 0 as x tends to infinity। ओके, तो आप देख सकते हो ये क्वांटिटी जाएगी 0 पे, ये क्वांटिटी जाएगी 0 पे, और ये क्वांटिटी जाएगी 0 पे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका टेंड कर जाएगा 8/13। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी होगी बचपन में भी, राइट। अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं। तो सर हमने फिर नई चीज क्यों सीखी? एक बात बताओ, इसमें और इसमें फर्क नहीं है क्या कुछ? क्या आपको देख के समझ नहीं आ रहा ये कितना जल्दी कर पा रहे हैं हम लोग? एक क्वेश्चन और लिखो, राइट वन मोर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब कोई बोलेगा सर ऐसे क्वेश्चंस में तो हम लोग रैशनलाइज करते थे। तो देखते हैं आज हम अब कैसे करोगे आप। x² + 5x + 7 माइनस x³ + 9x² + 8। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। अब मुझे बताओ क्या होगा यहां पे। पहली चीज लिमिट का फंक्शन है, फंक्शन से एक बार बात करो। x इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये क्वांटिटी भी इंफिनिटी पे जाएगी, और ये क्वांटिटी इंफिनिटी पे जाएगी। तो आपके पास कौन से फंक्शन है? ये है इन्फिनिटी टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब डायरेक्टली मैं फंक्शन के बारे में नहीं बोल सकता। अच्छा, यहां पे अगर प्लस होता तो, यहां पे अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इंफिनिटी पे, ये भी इंफिनिटी पे, और बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी पे भागेगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी, मैं बता सकता हूं। बट ये अभी माइनस है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म है, इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मैं नहीं कमेंट कर सकता ऑन दिस। तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है अबाउट इफेक्टिव डिग्री वाली कौन सी चीज बताई है मैंने आपको, डोमिनेटिंग चीज सिखाई है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप लोगों को पता है इसको सॉल्व करने का तरीका वही सेम है। इसको रैशनलाइज कर लेंगे सर बाद में चीजें करके, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में करना होता हम लोगों को, तो हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं? मैंने अभी ये सिखाया, क्या ये पूरी, पहली बात तो ये पूरा फंक्शन एक प्रोडक्ट फॉर्म में है। इनको 1 के साथ मान लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया, एक सिंगल फंक्शन है। ये अलग अलग फंक्शन नहीं है, इसको ट्रीट करो एक फंक्शन की तरह। अब x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या डोमिनेट करेगा? x² डोमिनेट करेगा, x³ डोमिनेट कर, जो भी हाईएस्ट डिग्री है यहां से डोमिनेट करेगा ये। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? x², बाकी सब डोमिनेट करेगा x³, राइट। वहां पे इंफिनिटी पे जाएगा, सबसे बड़ी x³ है। अब इसमें क्या डोमिनेट करेगा? यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा इफेक्टिव डिग्री का। यहां इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या होगी? इसकी इफेक्टिव डिग्री 1 हो जाएगी भाई। 2√2 करोगे, 2 भी x² का पावर हाफ, इसको क्या लिख सकते हो आप? x² 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से इफेक्टिव डिग्री आई आपके पास 1, राइट। इसकी इफेक्टिव डिग्री क्या आएगी आपके पास? 3/2, 1.5। एक फंक्शन है उसकी इफेक्टिव डिग्री है 1.5, एक की है इफेक्टिव डिग्री 1। अब मुझे एक चीज बताओ, किसकी इफेक्टिव डिग्री ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 1.5 की इफेक्टिव डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, ये क्वांटिटी डोमिनेट करेगी हमको, और वही आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्योंकि ये डोमिनेट कर रही है तो ये पूरे एक्सप्रेशन को केवल ये क्वांटिटी चलाएगी, केवल ये क्वांटिटी चलाएगी पूरे एक्सप्रेशन को, और आपके पास लिमिट जो आ जाएगी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। या आप बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और आप लिख सकते हो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। बोलोगे सर इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंबल है डिनोट करने का, मैंने लिमिट भी लगाया है।
अगर मैं लिमिट नहीं लगाता तो मुझे यहां पे एरो लगानी पड़ती। आई होप इट इज क्लियर, आई होप सबको समझ आ गया हो। तो ये इफेक्टिव डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से हम कभी कभी काम को बहुत आसान करके कर सकते हैं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इफेक्टिव डिग्री से मुझे पता चल गया कि ये क्वांटिटी डोमिनेट कर रही है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि सर यहां पे भी अगर 1 आ जाता तो क्या करते? तो मैं लिखवा रहा हूं अभी, अगर इफेक्टिव डिग्री ऐसे केस में कैंसिल आउट हो जाती है तो फिर आप ये चीज नहीं अप्लाई कर सकते हो। देन यू कैन नॉट अप्रोक्सीमेट इफ इफेक्टिव डिग्री गेट्स कैंसिल्ड आउट। फिर हम नहीं बता सकते कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा। अब यहां पे हमने इसको थोड़ा छोटा किया, हमने इसकी इफेक्टिव डिग्री जानी 1.5, हमको पता चल गया कि ये क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, ये स्ट्रांग है, हेड ऑफ द फंक्शन है, हेड ऑफ द फैमिली है। तो जहां ये जाएगी वही पूरे फंक्शन को ले जाएगी, और वही हुआ। हमने इसी क्वांटिटी से बोल दिया कि आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज एक्स जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो एक्स क्यूब भी इन्फिनिटी पे जाएगा, अंडर रूट एक्स क्यूब भी इन्फिनिटी पे जाएगा, और बाद बाहर माइनस का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। जो क्वांटिटी इधर भाग रही थी और माइनस लगने के बाद इधर भागने लग जाएगी। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ में एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते, सॉल्व कर सकते हो। नोट, if effective degree gets cancelled out, then we cannot use the approximation। अगर इफेक्टिव डिग्री कैंसिल आउट हो जाती है तो आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हो, देन यू कैन नॉट यूज द अप्रोक्सीमेशन। समझ आ गया? तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लिखवा लेते हैं भाई, लिख देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिमिलर क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसकी लिमिट बतानी है आपको। अब इसकी लिमिट बतानी है, एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो? इसकी इफेक्टिव डिग्री भी 1 है, इसकी इफेक्टिव डिग्री भी 1 है, तो इसका मतलब हम ये अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड यहां अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता चल रहा कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों की इफेक्टिव डिग्री बराबर आ गई हो, कैंसिल आउट हो रही है। आई होप इट इज क्लियर सबको। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना हमको। अगर आपके पास रूट एक्स माइनस रूट वाई की टर्म होती है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ऊपर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन दिस क्वांटिटी। तो आप इस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, एंड देन यू कैन सॉल्व। फिर तो एक्सप्रेशन आसान बन जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, आई होप सबको क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन आता है, नोट, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अभी जो मैं लिखवा रहा हूं ये आईआईटी जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं आईआईटी जैम में इस कॉन्सेप्ट पे। अगर एक्स 0 पे जा रहा है, देन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, हायर अपॉन लोअर। अगर न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री हायर हो जाएगी, डिनोमिनेटर की लोअर हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी ये जाएगी 0 के पास। अगर लोअर अपॉन हायर होगा, अगर लोअर अपॉन हायर होगा तो दिस क्वांटिटी विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी पे जाएगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इक्वल अपॉन इक्वल होगा तो एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी जैम में प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। दे गिव यू कि इस बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट करती है व्हेन
ए और बी की वैल्यूज बता देंगे। आपको मैं करवाऊंगा एक क्वेश्चन आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ये, कि एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इक्वल्स टू किसी भी नंबर पे, और बोलेंगे ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ये तभी बच्चा आप कर सकता है अगर उसका इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज ए और बी पे अदरवाइज आपको बहुत केसेस बन जाएंगे। आप लोगों ने देखे भी होंगे पीवाईक्यू में, ऐसे क्वेश्चन में बहुत केस बन जाते हैं। अगर आपको चीजें छोटी करनी नहीं आती तो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन आसान होता है, सबको पता है हम कर लेंगे, बट वो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाता है। बट अगर आपको इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमें जरूरत भी नहीं है सारे केसेस बनाने की। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है और एक्स 0 पे जा रहा है, तो एक्स क्यूब के साथ कुछ भी है उसको हटाओ, उसकी जरूरत भी नहीं है हमको। जब एक्स 0 पे जा रहा है तो एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। अच्छा, साथ में अगर एक्स है तो एक्स डोमिनेट करेगा, फिर एक्स स्क्वायर को भी हटाओ, एक्स क्यूब वाली एक्सप्रेशन को भी हटाओ। तो ऐसी चीजों को जानने के बाद हम लोग चीजों को, फंक्शन को छोटा करके एनालिसिस करना आसान हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आपका x इंफिनिटी पे जा रहा है, अगर x इंफिनिटी पे जा रहा है, देन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है हायर अपॉन लोअर, हायर अपॉन लोअर मतलब न्यूमरेटर में है हायर, डिनोमिनेटर में है लोअर, तो ये क्वांटिटी आप लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर लोअर अपॉन हायर हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री ज्यादा है, तो ये क्वांटिटी ले जाएगी आपको 0 पे। एंड सेम कॉन्सेप्ट अगर इक्वल अपॉन इक्वल है, अगर न्यूमरेटर की भी इफेक्टिव डिग्री इक्वल हो जाती है और डिनोमिनेटर की भी इफेक्टिव डिग्री इक्वल हो जाती है, तो ये आपके पास आएगी लिमिट एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर के इक्वल। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ये इफेक्टिव डिग्री वाले कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखने के लिए सर हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। सबसे आसान, 0 पे जा रहा है तो आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेके देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करके देख लो, ऊपर डिग्री 2 है नीचे लो है, आप देख लो 0 पे जाएगी क्वांटिटी। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर लो, आप देख लो इन्फिनिटी पे जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ले लो। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जहां पे इफेक्टिव डिग्री का आपको आइडिया लग जाएगा। ये आसान सा पॉलिनोमियल इसलिए मैंने ले लिया। सिमिलरली एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये केसेस याद रखने के लिए आप सिंपल बेस्ट कर सकते हो, छोटा पॉलिनोमियल ले लो, आप ऊपर डिग्री ज्यादा ले लो नीचे कम ले लो, और आप देख सकते हो ऊपर इफेक्टिव डिग्री 2 है नीचे 1 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली ऊपर x ले लो नीचे एक्स क्यूब ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यू कैन सी लिमिट विल टेंड टुवर्ड 0 एंड ओवर हियर यू कैन टेक x4 अपॉन x4, तो लिमिट विल बी गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो ये इफेक्टिव डिग्री के जो कॉन्सेप्ट है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे हमारे फंक्शन की लिमिट को निकालने में हमको, और जब हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, लेट अस चेक आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो। क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 अपॉन 3x प्लस 8x क्यूब प्लस x की पावर 9। ठीक है, अब इधर देखकर क्वेश्चन को बताओ क्या होने वाला है। x 0 पे जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, x 0 पे जाएगा तो लोअर टर्म डोमिनेट करेगी, x 0 पे जाएगा ऊपर से तो आएगा 3x 7x स्क्वायर, और नीचे से आ जाएगा 3x। राइट, ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या है 2, नीचे की इफेक्टिव डिग्री क्या है 1। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हायर अपॉन लोअर वाला। सर यहां तो बहुत आसान से दिख रहा है, हमें क्या जरूरत है इफेक्टिव डिग्री जानने की। यहां दिख रहा है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट में तो दिखेगा भी नहीं, वहां तो ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आगे चीजें टफ हो जाएगी। तो बेटर है छोटे क्वेश्चन पे करके सीखोगे तो आगे आसानी हो जाएगी। ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या है 2, इफेक्टिव डिग्री में कोफिशिएंट नहीं देखा जाता, केवल एक्सपोनेंट, मैंने वही लिखवाया था। नीचे की इफेक्टिव डिग्री क्या है 1, x 0 पे जा रहा है तो हायर अपॉन लोअर वाला केस में क्या होता था
हायर अपॉन लोअर विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, तो दिस एक्सप्रेशन विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, या लिमिट लगा रखा है मैंने इधर, तो इसके एक्सप्रेशन लिमिट आएगी जीरो। तो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ऐसे ही हम इफेक्टिव डिग्री के कॉन्सेप्ट को हमने जाना है, ये हमें बहुत काम आने वाला है आने वाले कॉन्सेप्ट में। और भी हम चीजें जानेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, देखने में बेशक छोटी लगती हो, बट एग्जाम में हमारा बहुत टाइम बच जाता है इससे, और क्वेश्चंस करने में हमको बहुत सहायता भी, और कम टाइम लगता है, एक कम कॉन्सेप्ट लगता है, कोई चीज जो बड़ा सा फंक्शन दिखता है उसको आप छोटे से में कन्वर्ट कर लेते हो, और हमारी चीजें आसान हो जाती है। सो ऑल दी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। अब जैसे सेम दिस क्वेश्चन वाज, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना था रैशनलाइज करके, जैसे यहां पे किया, हमें ऐसे रैशनलाइज करके चेक करना पड़ता और फिर लिमिट निकालनी पड़ती, 4-5 मिनट आराम से लग जाती, और कैलकुलेशन की भी गलती चांसेस है, स्कोप है। बट हमने इफेक्टिव डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से विदाउट इवन टचिंग योर पेन, पहली बार तो चलो पढ़ाए थे तो पेन की रिक्वायरमेंट थी, अदरवाइज देख के पता चल रहा है यहां पे इफेक्टिव डिग्री 1.5 है, यहां पे इफेक्टिव डिग्री 2 है, और आप देख सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बोलेगा कोई सर इस वाले क्वेश्चन में तो फिर आपको फायदा ही नहीं हुआ। इसमें इसलिए फायदा नहीं हुआ बिकॉज इसमें इफेक्टिव डिग्री कैंसिल आउट हो गई। अब कैंसिल आउट हो गई तो फिर आपके पास कोई अप्रोक्सीमेशन का तरीका वैलिड नहीं है, देन तो यू हैव टू फाइंड आउट। यहां पे इफेक्टिव डिग्री क्या थी आपके पास, 1 - 1, दोनों तरफ 1 1 थी, तो इफेक्टिव डिग्री देखा जाए तो कैंसिल आउट हो रही है, दोनों नलीफाई हो रहे हैं, दोनों का समझ नहीं आ रहा, दोनों की बराबर शक्ति है, दोनों के पास बराबर शक्ति है, तो हम नहीं बता सकते कौन डोमिनेट करेगा, हेड ऑफ फैमिली हेड ऑफ फंक्शन नहीं पता। तो ऐसे टाइम में हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर तरीके से रैशनलाइज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस फिर ये आप कर सकते हो, दिस इज योर होमवर्क, लिमिट आप निकाल लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ चीजें को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।